हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर की बात करने वाले हैं, पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने इसका पहला लेक्चर देखा था और उसमें बहुत सारे चीजों को बताया गया था। आज हम लोग उन सब चीजों को समराइज करेंगे और इससे आगे दो चार पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ जुड़ करके फ्री में आप क्लास 12th की तैयारी कर सकते हैं। और आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया है और उस टेलीग्राम के लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप इसका पीडीएफ जो है वो फ्री में ले सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देर लगेगी मगर सही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीका से तय करें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग फटाफट आज के लेक्चर को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा सा सिलेबस देखा था कि भैया क्लास 12th केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उससे कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग इसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो यानी आप यहां से देख सकते हैं कि पहले चैप्टर की अगर आप तैयारी करते हैं तो कितने नंबर की तैयारी हो जाएगी, 8 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। दूसरा चैप्टर में 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 2 शॉर्ट पूछेगा, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 और 4 8 नंबर और एक लॉन्ग पूछता है। ये कितना हो जाएगा भैया, तो 5। तो 8 5 कितना हो जाता है, 8 5 13 नंबर का हो जाएगा। यानी दूसरे चैप्टर की तैयारी करते हैं तो 13 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो 4 नंबर ये और 4 नंबर ये, टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 8 नंबर। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। और चौथा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और एक जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 5 और 2 7 और 7 4 11 नंबर की तैयारी हो जाएगी। यानी यदि आप चौथा चैप्टर पढ़ते हैं तो 11 नंबर की तैयारी हो जाएगी। 5 चैप्टर जो है, 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव और एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 और 4 6 नंबर की तैयारी हो जाएगी। यदि आपने 5वां चैप्टर पढ़ा। छठा चैप्टर में आप देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्टिव है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 5 2 7 3 10 नंबर। यानी आप अगर केवल और केवल छठा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी। पी ब्लॉक में आप देख सकते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 8 ऑब्जेक्टिव है। तो 8 6 14 और 14 5 कितना हो जाएगा भैया, तो 14 5 19 नंबर की तैयारी हो जाएगी। केवल और केवल अगर पी ब्लॉक आप पढ़ते हैं तो 19 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। जो अभी जिस तरीका से एग्जाम पैटर्न है उन सब चीजों को एनालिसिस करके इन सब चीजों को बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक की तैयारी अगर करते हैं, डी और एफ ब्लॉक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है और एक क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट, तो 2 दूनी 4 नंबर की तैयारी होगी। उसके बाद 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पढ़ते हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट, तो 3 2 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ओके, उसके बाद है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अगर इसको पढ़ते हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव और एक जो है 2 नंबर वाले यानी शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो 5 2 7 7 3 10। यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन अगर आप पढ़ते हैं तो 10 नंबर की तैयारी। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ते हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव है और जो है क्या है भैया, 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 दूनी 4 नंबर और लॉन्ग एक भी नहीं पूछता है, तो 4 और 3 7 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इससे 4 ऑब्जेक्टिव और 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 दूनी 4 नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो 5 4 9 और 9 4 13 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, 13 नंबर चैप्टर एमीन जो है, एमीन में अगर आप पढ़ते हैं, एमीन को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव और
एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 और 2 4 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बहुलक पॉलीमर जो है अगर आप पढ़ते हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 2 जो है, एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये भी 2 नंबर का हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 2 7 7 2 9 नंबर की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जैवाणु पढ़ते हैं तो जैवाणु पढ़ेंगे तो 2 ऑब्जेक्टिव और एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 2 4 नंबर। तो यानी हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं केवल और केवल आपको हम चैप्टर का नाम बता देते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या पढ़ लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लीजिए, और उसके बाद पॉलीमर पढ़ लीजिए। यानी 3 चैप्टर इधर पढ़ लीजिएगा तो 3 चैप्टर से आपका कितना नंबर हो जाएगा, 10 नंबर, और 23 नंबर, और 23 को 9 को कितना हो जाएगा, 23 9 32 नंबर। यानी केवल आप ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो 32 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और इधर जो है आप पढ़ लो शुरू से ही, आप कितना ये सारा चैप्टर पढ़ लो तो तैयारी हो जाएगा। यानी इधर से 7 चैप्टर और उधर के 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा। 70 नंबर की आपको रिटन एग्जाम होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलिए, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए सब चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अभी समय बहुत है, तो आप पर डे अगर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं तो आप टॉप लिस्ट में आ सकते हैं। मेहनत करते रहिए, ठीक है। और सफलता का की जो है वो मेहनत है, मेहनत करिएगा सारा काम, यानी कि मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है वो पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं, और कई जगह पे पदार्थ को द्रव्य भी लोग कहते हैं। द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य, जिसको हम लोग पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान कमा आयतन होती है, तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो विरोध करता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, और जिसे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या हो जाएगा, तो नाक, कान, आंख, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, ये पांचों के द्वारा अगर अनुभव कर सकते हैं तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ आपने इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी, वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, बेंच, मार्कर, पेन, जो भी आप कॉपी किताब, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो टर्म की हम बात किए थे कि द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य के बारे में हम बता देते हैं। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य यानी कि मेटर, इसको मेटर भी बोल सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि भैया वे पदार्थ जिसकी संरचना, गुण, बनावट निश्चित होते हैं, वे पदार्थ जिनके संरचना, गुण, बनावट क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। बोलिए यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है जी? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः तो 3 होती है, लेकिन अभी तक 5 अवस्थाएं खोजी गई है। तो पांचों अवस्थाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है भैया। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और दूसरा जो है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, और तीसरा जो है वो गैसीय अवस्था गैसियस स्टेट, और चौथा जो है प्लाज्मा अवस्था है। चौथा क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। और उसके बाद जो है पांचवा जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, जिसके शॉर्टकट में BEC स्टेट भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण। हमारे लिए 3 ही महत्वपूर्ण है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। लेकिन इसके अलावा भी 2 होता है, ठीक है। अलग से एक वीडियो हम शॉर्ट बनाएंगे जिसमें इन तीनों अवस्थाओं को अलग तरीका से, बेहतर तरीका से आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। तो भैया पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस,
और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस की बात हुई है। ठीक है, दूसरा जो है शुद्ध पदार्थ को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को हम लोगों ने बांटा है कितने भागों में, तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, और ये जो अशुद्ध है, इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, मिश्रण भी कहा जाता है। और मिश्रण को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मेरे को नहीं लग रहा है कि यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। ठीक है, इसी तरीका से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में, बेहतर तरीका से, आसान भाषा में और बेहतर कंटेंट के साथ कर सकते हैं। तो हमारे चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को ज्वाइन करना ना भूले और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमारे गांव देहात के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। हमारा लक्ष्य है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया, इसी के तहत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द हम लोग सफल हो जाएंगे और मेहनत करना शुरू कर देंगे। बच्चों को पढ़ाने का काम हम करते हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीका से शिक्षा देने का काम करेंगे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है इस वीडियो को वायरल करने में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है भैया, यहाँ पर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। जो हमने बोला था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ऊपर एक एरो है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ऐड एनर्जी। यदि ऐड एनर्जी यानी बाहर से आप ठोस को, सॉलिड को अगर एनर्जी दिया जाएगा तो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड को अगर हमने एनर्जी ऐड किया, लिक्विड में एनर्जी दिया, तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। लेकिन फर्दर यहाँ पर एरो दो दिया गया है, रिमूव एनर्जी है। यदि हमने गैस से एनर्जी निकाला तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड से हमने एनर्जी निकाला तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठोस अवस्था की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, ये आप देख लो, मार्कर देख लो, जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हो ये सारे के सारे जो है वो ठोस है, ये मार्कर ठोस है। ठीक है, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो मोबाइल ठोस है। तो ये आप यहाँ पर समझने वाला बात है कि ठोस अवस्था होता क्या है। तो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार, आयतन तथा आकृति तीनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, यानी ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, और प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के जुड़े होने, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, उनका आकार, आयतन तथा द्रव्यमान आकृति, ये सारा चीज जो होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के जो अवयवी कण है वो स्थानांतरीय गति नहीं करते हैं, वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। ठोस के अवयवी कणों की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, जिसके कारण उनके आकार, आकृति, आयतन, द्रव्यमान, ये सारा चीजें जो है वो क्या होती है, निश्चित होती है। समझ पा रहे होंगे मेरे बात को। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग ठोस अवस्था की बात करते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, कॉपर इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस की जो है वो अवस्थाएं हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक बात कहा था, थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी हो जाए कि अगर ठोस द्रव में बदल रहा है तो ठोस द्रव में बदलेगा तब जब उसको एनर्जी दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, और ठोस से द्रव बदलने की क्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और यदि ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है तो इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, उद्दोपातन कहते हैं। बोलिए, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? ठीक है, बेहतर कंसेप्ट के लिए, बेहतर तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, नॉलेज के साथ में तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में अपना तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, आप पढ़ रहे हैं या आपके घर में कोई रिश्तेदार है, कोई भाई बहन, कोई रिलेटिव पढ़ रहा है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें, और वहां से आप फ्री में पढ़ सकते हैं या आपके कोई रिलेटिव है वो फ्री में पढ़ सकते हैं। बार बार इस बात को बोल रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है ये बार बार बोलना, लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बेहतर होगा मेरे लिए भी, ठीक है, और उस बच्चे के लिए भी जो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करेगा और पढ़ेगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं ठोस के गुण के बारे में। ठोस के गुण क्या होता है इसको समझने वाले हैं।
तो यहां देख सकते हैं भैया इसका आकार यानी ठोस का आकार, आयतन तथा आकृति तीनों क्या होता है, निश्चित होता है। और ठोस जो होते हैं, अभी हमने बताया ठोस कठोर होते हैं और ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, दबा करके उसके आकार आकृति को क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता है, इसे दबाया नहीं जा सकता, दबा करके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनके अवयवी कण जो होते हैं प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद जो है इनके अवयवी कणों के बीच जो है अंतराण्विक स्थान जो होता है, अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक स्थान जो होता है वो बहुत कम होती है और इनके अवयवी कणों की स्थिति जो होती है वो निश्चित होती है, यानी इनके अवयवी कणों की जो स्थिति होती है वो क्या होगी, निश्चित होगी। केवल ये क्या कर सकते हैं, अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो पोजीशन होगा वो फिक्स होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहां से यहां आ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्थानांतरीय गति कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस बात का और ध्यान रखेंगे कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो स्थानांतरीय गति नहीं करते हैं, उनके अवयवी कण जो होते हैं वो उनकी स्थिति जो होती है वो निश्चित होती है। वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं, अपने स्थिति के माध्य स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, ठीक है। इनका घनत्व जो होता है द्रव और गैस की तुलना में अधिक होती है, यानी ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होगी, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है और इनका गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, ठोस का वर्गीकरण पढ़ने वाले। ठोस कितने भागों में बांटा गया है ठोस को, तो ठोस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन भाग है भैया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठोस को दो भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन इनको कई नामों से लोग जानते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को अमरफस सॉलिड या बेरवादार ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है और इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, अवास्तविक ठोस भी कहते हैं, यानी अतिशीतित द्रव को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड और इसे आभासी ठोस यानी सिड्डो सॉलिड। इसको क्या पढ़ेंगे भैया, इसको सिड्डो सॉलिड पढ़ा जाता है। पी साइलेंट होता है तो ये सिड्डो सॉलिड है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है उसी तरीका से सिड्डो सॉलिड में भी पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ठोस जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और इनको कई नामों से जानते हैं और इनको भी कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। आपको जो भी हम पढ़ाएंगे बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे और जो भी हमारे गांव देहात में जो बुक प्रचलित है, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के साथ भारतीय भवन, एबीसी, जो भी बुक है उन सभी बुकों के जो कंसेप्ट हैं, उनके जो पॉइंट है, उन सारे पॉइंट को इजी वे में आसान तरीका से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। तो इसी तरीका से बेहतर तरीका से क्लास 10th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी दे देते हैं, जहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ पैनल को भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, तो हम लोगों ने देखा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अगर कोई पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसा ठोस जिसका अवयवीकरण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में क्या होते हैं, सजे होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी वे ठोस जिनके अवयवीकरण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में क्या होते हैं, सजे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे में हो जाएगा नमक, लोहा, तांबा, ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि जो है वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे जो क्रिस्टलीय ठोस का जो फिगर है, इसमें जो अवयवी कण है, यानी अवयवी कण का मतलब क्रिस्टल जिस अवयवों से बना है, जिस पदार्थों से बना है, जिन कणों से मिलकर के बना है, उनको अवयवी कण कहते हैं। और इनके अवयवी कण क्या है, एक निश्चित क्रम में सजे हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि वैसा ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में सजे होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे नमक, लोहा, तांबा, ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है।
आगे हम लोग बात करने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है? वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में नहीं सजे होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यानी वैसा ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में नहीं सजे होते हैं उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, रेजिन। यानी जो भी चीजें आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, अगर उसका पीडीएफ पैनल चाहिए और क्लास 12 का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम के समय में भी बहुत ही आपको मदद किया जाएगा, गेस क्वेश्चन के लिए सारा तरीका से मदद किया जाएगा और मेरा गेस जो है वो बहुत हद तक लड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या भैया, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, चाहे नियमित व्यवस्था में नहीं है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है। देख रहे हैं कि निश्चित व्यवस्था में अवयवी कण नहीं होते, इसीलिए तो बोला गया है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में नहीं सजे होते। यहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं सजे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा ठोस दो प्रकार के होता है, दोनों को डिफाइन कर लिए। अब क्रिस्टलीय ठोस के गुण की बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं इनके अवयवी कण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में सजे होते हैं और इनके अवयवी कण दीर्घपरासी व्यवस्था में सजे होते हैं। किस व्यवस्था भैया? दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब एक सेम पैटर्न जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, एक ही तरह का पैटर्न जो है वो बहुत दूर तक देखने को आपको मिलेगा, इसीलिए उनको बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था में सजे होते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और इनका शीतलन वक्र जो होता है वो असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होगा, कूलिंग कर्व जो होगा वो असतत होता है। और क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं असमदैशिक या विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। आप यहां से एक बात ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? जो क्रिस्टलीय ठोस जो है असमदैशिक यानी एनाइसोट्रॉपिक या विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है जी? कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की गुण क्या है? तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं भैया कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण निश्चित और नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में नहीं सजे होते हैं, ठीक है। और इनके अवयवी कण उसमें जो था दीर्घपरासी व्यवस्था में सजे होते हैं, इसमें लघुपरासी व्यवस्था में सजे होते हैं। और इनका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस के जो है गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इनका शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है। वहां पर हम लोग देखे थे क्रिस्टलीय में उनका शीतलन वक्र असतत होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय का शीतलन वक्र जो है वो सतत होता है। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं और इसे आभासी ठोस, सिड्डो सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बात देख सकते हैं, इसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को समदैशिक आइसोट्रॉपिक प्रवृत्ति की होती है, यानी कि ये क्या होता है? समदैशिक होते हैं, यानी अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो इसमें अ लगा है तो इसमें अ नहीं लगा है, और क्रिस्टलीय जो है क्रिस्टलीय में अ नहीं लगा है लेकिन वो असमदैशिक होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय समदैशिक होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों ने अभी तक देखा क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या? क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारे पूरे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर आ जाइए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4G मैथमेटिक्स क्लासेस, जहां पे क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल फ्री में आसान तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ पैनल आपको मिलेगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल।